हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो चल रही थी हमारी पियाजे की थ्योरी जो कि हम लोग पढ़ रहे थे और उसका पार्ट ए हो भी चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले वो क्लास देख लीजिए ताकि आपको ये स्टेजेस अच्छे से समझ आ जाएं। बिकॉज पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है थोड़ा सा पियाजे के बारे में कि ये कहाँ के थे और कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, किसको ऑब्जर्व करके अपनी थ्योरी दी, प्लस मेन जो टर्म्स है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतना कुछ हो चुका है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं कितनी स्टेजेस दी हैं इन्होंने। 4 स्टेजेस दी हैं। ओके, कितनी दी हैं? 4 स्टेजेस। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है बर्थ से 2 साल तक। इस स्टेज का टाइम पीरियड क्या है? बर्थ से 2 साल तक का बच्चा होगा वो किस स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, देखिए इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में उतारिए। छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा किस स्टेज में होगा? सेंसरी मोटर में। उसके बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब होता है कि जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग में होता है। ठीक है, ऑपरेशनल मतलब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल मतलब अभी लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है। ओके, प्री ऑपरेशनल समझ आ रहा है? लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है। ठीक, अभी लॉजिक नहीं लगा पा रहा है। तो 2 से साल तक की एज जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड भी इसको हम बोलते हैं। एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है? 7 से 11 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? मतलब इसकी क्रिटिकल थिंकिंग तो हो जाती है, थिंक करता है लॉजिकली, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, सॉरी लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, बट कैसी? कॉन्क्रीट होती है, मतलब मूर्त, जो बच्चे को दिख रहा है उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक, लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, स्टेज। इसमें क्या होता है? बच्चा खुद से अपना हाइपोथेसिस बनाने लगता है, खुद डिडक्टिव थिंकिंग हो जाती है इनकी, मतलब बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं 4th स्टेज में। तो चलो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं सारे स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब सेंसस से सीखता है इसमें बच्चा। ठीक है, सेंसस से सीखता है, गामक क्रियाएं करके सीखता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप कोई घर में, ठीक है, तो सब लोग बड़ों का नाम लेके अगर बुलाते हैं तो बच्चा भी क्या करेगा? नाम लेके बुलाएगा, अपने मम्मी का भी, अपने पापा का भी। वो दूसरों की नकल कर रहा है, कहेगा कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, नाम लेके बोलेगा। जब बच्चा बड़ा होता है तब समझता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, हमें ये कहना चाहिए। उसके पहले क्या करेगा? नाम लेके बोले, क्योंकि वो दूसरों को देखता है। ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि ये नाम लेके बुला रहे हैं, इट मीन्स मुझे भी नाम लेके बुलाना चाहिए। तो ये क्या है? नकल करता है बच्चा। ठीक है, दूसरों को देख देख के सीखता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य उद्दृष्ट व्यवहार। इसमें क्या होता है? अपना लक्ष्य जो होता है बच्चे का, उसे अचीव करने की कोशिश करता है। सपोज दैट कि बच्चा एक गर्म पानी या गर्म दूध आप समझ लीजिए रखा हुआ है। ठीक है, छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे करके उधर जा रहा है, बट फैमिली मेंबर्स उसे मना करे, बेटा आप उधर ना जाइए, ठीक है, आप उधर ना जाइए, आपको उससे चोट लग सकती है या आप उससे जल सकते हैं, आप जल सकते हैं उससे, क्योंकि वो पानी गर्म है। बच्चा क्या करेगा? वो नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा जब तक वो अपने गोल तक पहुंच नहीं जाता। भले ही वो जल जाए, बट क्या है उसका व्यवहार? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो कर रहा है। इसी को कहेंगे लक्ष्य उद्दृष्ट व्यवहार। आया समझ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होती है? कि जो चीज, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन बच्चे के सामने ना हो, ठीक है, सामने ना हो, फिर भी उसके दिमाग में छाप बनी हो कि ये चीज वहां पे है, वही होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे कि बच्चा बॉल खेल रहा है, ठीक है, किसी के भी साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बॉल खेल रहा है, अब बॉल चली गई बेड के नीचे, वो क्या करेगा? और कहीं ढूंढने नहीं जाएगा, वो बेड के नीचे घुस के जाएगा ढूंढने कि यहाँ पे इधर ही मेरी बॉल आई है, यहीं पे कहीं होगी। ये क्या है? वस्तु स्थायित्व, मतलब उसके सामने वो थिंग नहीं है, फिर भी उसे पता है कि ये वस्तु या ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, और वो कहाँ गया है? बेड के नीचे गया हुआ है, मैं वहां से ढूंढूं। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट है सेंसेस आर टीचर्स, मतलब इंद्रियां ही शिक्षक हैं। अपने सेंसेस से बहुत कुछ सीखता है, टच करके, सूंघ कर या सुनकर, ठीक है, देख कर, इन सब चीजों से बच्चा सीखता है। क्योंकि बच्चे में क्या होता है? लैंग्वेज का अभाव होता है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी है, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का अभाव होता है, लैंग्वेज से बहुत कम ही सीखता है, ज्यादा से ज्यादा किससे सीखता है, सेंसेस से। ओके, इतना समझ आया। लास्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस एंड। देखिए इससे पहले देख लेते हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं क्या। रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे कि पलक का झपकना हमारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, हमें नहीं पता कि कब झपक रही कब नहीं, बट ये क्या है, ऑटोमेटिक होती रहती है, रिफ्लेक्सेस एक्शन है ये, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, सकिंग होती है उसमें, ठीक है। ये सब धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं, एंड होने लगते हैं। और छोटे बच्चे की पाम होती है, हाथ होता है, वो ऐसा सो रहा होता है, आप उसके हाथ पे उंगली रखेंगे, ऐसे करके दबा लेगा, वो क्या है, खुद से वो नहीं कर रहा है, बट वो अनैच्छिक क्रिया है जो कि स्वतः ही हो रही होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो स्वतः ही हो जाते हैं। अब हमारी पलक झपकना है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, हम नहीं करते हैं फिर भी वो खुद ब खुद होती रहती है, ठीक। इतना समझ आया। तो ये सारा कुछ होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। बढ़े आगे, चलो देखिए सेंसरी मोटर स्टेजेस के कुछ सब स्टेजेस भी हैं, ठीक है। सब स्टेजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वो भी सीटेट में, प्लस टेट में तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेजेस की सब स्टेजेस, जो कि होते हैं 6। ओके, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव स्कीम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस इतना सा पूछ लिया जाएगा कि किस इसकी जो स्टेज है रिफ्लेक्सिव स्कीम्स की, वो किस मंथ से किस मंथ तक होती है, बस इतना सा पूछ लिया जाता है। तो आप ये मंथ अच्छे से याद कर लीजिए, और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसे इग्नोर भी नहीं करते कि इसे पढ़े ही ना, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से केवल 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सीटेट में। देखिए रिफ्लेक्सिव स्कीम्स में क्या होता है, बर्थ से 1 मंथ तक क्या होने लगते हैं, स्टार्ट हो जाते, मतलब होती हैं रिफ्लेक्सिव स्कीम्स बच्चे में। इसमें क्या होता है, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जैसे कि सकिंग, बच्चे के मुंह में अगर आप अपनी फिंगर भी डालते हैं तब भी वो क्या करता है, अपना मुंह चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। सकिंग हो गई, और क्या बोलते हैं, आई ब्लिंक करना, आंख झपकना, पलक, तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं ये। और प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है, 1 से 4 महीने में बच्चे में ये सारा कुछ होता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। सिंपल मोटर हैबिट्स करता है बच्चा, क्या करेगा, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी हैबिट शुरू करता है, अपने हैंड मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। और चीज़ों को पकड़ना या एकटक देखना शुरू कर देता है, स्माइल करना शुरू कर देता है, तो छोटे छोटे मूवमेंट करने लगता है बच्चा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में क्या होता है, रिपीट इंटरेस्टिंग, ठीक है, इफेक्ट्स इन साउंडिंग्स, वो क्या करता है, साउंड सुनने लग जाता है, ठीक है, और उसको सुन के धीरे धीरे रिपीट करने लग जाता है। आप उसको कहेंगे पापा बोलिए तो पा या बा, कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, ठीक है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में। और ये कब होता है, 4 to 8 मंथ में होता है, ठीक है। रिपीट करने की कोशिश करता है, छोटे छोटे साउंड जो होते हैं, आ बा पा, बोलने की कोशिश करेगा, ठीक। हालांकि बोल नहीं पाता है, फिर भी कोशिश करने लगता है। एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन होने लगता है, जैसे कि आप कुछ पकड़ा रहे होंगे या कुछ बच्चा पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, जो जिधर देखेगा उधर ही अपना हाथ ले जाएगा, ये चीज होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। एंड फिफ्थ है टेरिसरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होता है 12 to 18 मंथ में, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ खोजबीन करना शुरू कर देता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जानने की कोशिश करता है, ठीक है, खोजबीन करना शुरू करता है। एंड सिक्स्थ है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको भी पढ़ाया भी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, तो वो इसी में आता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन में। इंटरनल डिपिक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, डिफर्ड इमिटेशन, इसमें क्या होता है, सपोज दैट आपने बोला डॉल, ठीक है, आपने डॉल बोला तो बच्चे के दिमाग में उसकी फोटो आ जाएगी कि हाँ मेरी डॉल की बात की जा रही है। या फिर बच्चा बॉल खेलता है, उससे आपने बॉल मिला तो उसके दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है, इसी को कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका हिंदी वर्जन भी ये देखिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। तो बढ़े आगे, हमने ये अच्छे से समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया या छूट गया तो आप इसको रिपीट करके फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेकेंड स्टेज पे आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक चरण,
ये किस स्टेज में होता है, मतलब इसका जो ईयर है 2 से 7 साल के बीच में ये अवस्था है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, मतलब अभी बच्चा लॉजिकल थिंकिंग में नहीं पहुंचा है, अभी उसकी थिंकिंग जो है इलॉजिकल है, ठीक है, लॉजिक उसका कुछ अलग ही होता है। अब वो क्या सोचेगा, जैसे कि उसको लॉजिक क्या है, कपड़े आप सुखाने के लिए डाले हैं, वो कहेगा कि कपड़े इसलिए सूखे क्योंकि धूप है। बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि कपड़े छांव में भी डालो तब भी सूख जाते हैं, उसे ये नहीं पता है, या फिर उसे ये नहीं पता है कि हवा की वजह से भी कपड़े सूख रहे हैं। वो अपनी थिंकिंग जो उसकी होती है वो इलॉजिकल होती है, उसे यही पता है कि धूप है इसीलिए कपड़े सूख रहे हैं वरना कपड़े नहीं सूखते, ठीक है, ये अपना लॉजिक वो लगा रहा है। देखिए सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब जीवात्मवाद। उसे क्या लगता है कि हर चीज सजीव है, ठीक है, 2 से 7 साल के बच्चे को क्या लगेगा कि हर चीज सजीव। सपोज दैट बच्चा दौड़ता दौड़ता आ रहा है और वो डोर से लड़ जाता है, ठीक है, डोर से लड़ जाता है, अब उसे चोट लग गई, क्या कहेगा कि डोर ने मुझे मारा, ठीक है, या विंडो से लड़ गया, वॉल से लड़ गया तो उसने मुझे मारा, अब आप इसको मारिए। वो तब तक चुप नहीं होता जब तक आप डोर को मारते नहीं है, ठीक है, यही चीज है जीवात्मवाद। या फिर आपने देखा होगा कि बच्चे डॉल से खेलते हैं तो अब उन्हें लगता है कि मुझे भूख लगी है तो मैं अपने डॉल को भी खाना दूंगा, मुझे ठंड लग रही है तो मतलब इसको भी स्वेटर पहनाइए, इसको भी कपड़े पहनाइए, इसको भी ठंड लग रही होगी। तो यही चीज है जीवात्मवाद, एनिमिज्म। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, उसे लगता है कि हर तरफ जो चीज भी है सारी चीजें सजीव हैं, ठीक है, इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब है कि बच्चा जो सोच रहा होता है, बच्चे को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ दूसरा इंसान मतलब पूरी दुनिया वैसी थिंकिंग रखती है, मैं जो सोचता हूँ सारी दुनिया वही सोच रही होती है। उसे ये नहीं लगता कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है और लोग गलत हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं लगती। उसे लगता है कि जो मैं सोचता हूँ किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन के बारे में पूरी दुनिया वही चीज सोच रही है, ठीक है। जैसे कि बच्चा बॉल से खेलना पसंद करता है तो उसे लगेगा कि सभी को बॉल से खेलना पसंद है, ठीक। या फिर उसे पढ़ना पसंद नहीं है तो उसे लगेगा कि किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं होता। तो ये चीज होती है अहम केंद्रित, ठीक। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी में आप बच्चे को जितना बताएंगे बस उतना ही सीखेगा, उसको रिवर्स करके कुछ पूछ लेंगे नहीं बता पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी मतलब अपलटावी गुण, ठीक है। सपोज दैट देखिए ये तो पियाजे ने ही किया था, पियाजे ने क्या किया, अपने बच्चे को वो ले गए स्कूल, ठीक है, स्कूल ले गए, छोटा बच्चा था, सपोज दैट ये एक रास्ता मान लेते हैं, ठीक, ज्यादा दूर स्कूल नहीं है, ये स्कूल है। पियाजे अपने बच्चे को स्कूल ले गए। अब अपने बच्चे से कहा कि बेटा मैं आपको छोड़ तो दिया हूँ स्कूल बट मुझे टाइम नहीं है तो आप स्कूल से घर आ जाइएगा। अब वो कंफ्यूज कि मुझे स्कूल से घर का रास्ता, मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है बट मैं स्कूल से घर नहीं जा पाऊंगा, वो मुझे रास्ता ही नहीं पता है, बच्चा कह रहा है। तो इट मीन्स कि उसे वहां पे कुछ प्रॉब्लम है रिवर्सिबिलिटी में, ठीक है, पलटावी गुण में उसे प्रॉब्लम है। तो ये जो हो जाती है मतलब ये जो गुण है इरिवर्सिबिलिटी का वो इसी स्टेज में होता है, 2 से 7 साल में बच्चे में ये रहता है कि वो आप कह देंगे कि 2 + 2 क्या होता है, 2 + 3 क्या होता है 5, फिर पूछ लेंगे 3 + 2 क्या होता है, नहीं बता पाएगा। आप पूछेंगे, एक और एग्जांपल देती हूँ, आप पूछेंगे कि बेटा ये जो कैपिटल है इंडिया की दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली है। फिर आप पूछ रहे हैं कि न्यू दिल्ली कहाँ की कैपिटल है, आपने एक बार बताया कैपिटल इंडिया की न्यू दिल्ली है, वो समझ गया, ठीक है, अब वो बता पाएगा। सीधा सीधा आप पूछेंगे इंडिया की कैपिटल, बता पाएगा। बट अगर आपने उसमें पूछ लिया कि न्यू दिल्ली कहाँ की कैपिटल है, नहीं बता पाएगा, कहेगा कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपने मुझे ये बताया ही नहीं, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, मतलब आप कुछ पलट के पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसमें इसे प्रॉब्लम होगी इस स्टेज में, 2 से 7 साल का बच्चा है तो, ठीक। अब आ जाते हैं सेंट्रेशन पे। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चा एक ही सेंटर पे ध्यान दे रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट पे ध्यान देगा, एक मेन चीज पे, और कुछ वो नहीं देखता है। सपोज दैट एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, काफी लंबी बिल्डिंग है,
बनी हुई है। अब बच्चा क्या कहेगा, बच्चा उसकी सिर्फ हाइट देखेगा कि अरे इतनी लंबी बिल्डिंग, वो ये नहीं देखेगा कि इसकी ब्रेथ भी है, ये इतना चौड़ा है, इसका वॉल्यूम है, ये कुछ नहीं देखेगा, बस वो कहेगा कि ये इतनी लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, तो मतलब एक मेन चीज पे ही वो सेंटर करता है। ठीक है, वो उसी पे ध्यान देगा, एक मेन पॉइंट पे। कोई भी चीज हो, कोई रूम आप दिखा देंगे तो सिर्फ उसकी हाइट देखेगा कि ये इतना बड़ा रूम है, मतलब इतना लंबा रूम है, बस। और वो ये नहीं देखेगा कि इसकी चौड़ाई भी है, इसका आयतन भी है, कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, तो यही होता है केंद्रीकरण, मतलब एक मेन या सेंट्रल पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट है प्रिटेंड या मेक बिलीव प्ले, मतलब अभिनय खेल। अभिनय खेल हम लोग भी जब छोटे थे क्या खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, टीचर टीचर खेलते थे, तो ये सारा कुछ इस स्टेज में होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट, बच्चा क्या करेगा, बच्चे को आप ले गए हॉस्पिटल, देखा बच्चे ने, ऑब्जर्व किया, सारा कुछ किया, ऐसे ऐसे डॉक्टर बात करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। अब वो घर पे क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने की कोशिश करेगा। वो खुद डॉक्टर बनेगा, दूसरों को पेशेंट बनाएगा। ठीक है, फिर खुद पेशेंट बन जाएगा, अपने फ्रेंड्स को डॉक्टर बनाएगा। तो ये सारा कुछ होता है अभिनय खेल, मतलब दूसरों की नकल उतार रहा है, मतलब दूसरे जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या नेता हो गए, अभिनेता हो गए, तो उनकी सबकी नकल उतारता है, अभिनय करता है। ठीक है, तो मेक बिलीव प्ले यही चीज होती है, या फिर प्रिटेंड प्ले भी इनको कहते हैं। अब लास्ट है आर्टिफिशियल थिंकिंग। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम लोग बचपन में क्या करते थे, शक्तिमान देखते थे, शायद आपने भी देखा होगा। तो हाथ ऊपर करके गोल गोल घूमने की कोशिश करते थे, बट उड़ नहीं पाते थे। तो वही है आर्टिफिशियल थिंकिंग, कि हमें लगता है कि ये उड़ रहा है, शक्तिमान उड़ रहा है, तो हम भी उड़ लेंगे, बट हम लोग गोल घूमते तो थे बट उड़ नहीं पाते थे। तो यही होती है आर्टिफिशियल थिंकिंग, कृत्रिम सोच होती है 2 से 7 साल के बच्चों की। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, सारा कुछ मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है इजी वे में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है मूर्त या प्रत्यक्ष या ठोस संक्रियात्मक चरण। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब हमने बताया था लॉजिकल थिंकिंग। ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग में है बच्चा। अब बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगा पा रहा है, बट कैसे, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त रूप से, जो चीजें उसने देखी है उस चीज के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन। इस एज में कंजर्वेशन जो होता है बच्चे में आ जाता है, मतलब संरक्षण बच्चा सीख जाता है कि ये है क्या। देखिए संरक्षण होता क्या है, इसके पहले उसे नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बट इस स्टेज में बच्चे को संरक्षण में प्रॉब्लम नहीं होती है। संरक्षण है क्या पहले देख लेते हैं। सबसे जो फेमस एग्जांपल है इनका वो यही है, बीकर वाला। ठीक है, ये 2 ग्लास रखे हुए हैं, आप क्या करेंगे, बच्चे के सामने ही, ये एक ग्लास है, ठीक है, एक ये बी ग्लास है, 2 ग्लास रखे हुए हैं। अब आप जो बी ग्लास है सेकेंड वाला, उसको आप एक लंबे ग्लास में डाल देंगे। वो जो पानी है बी ग्लास में, उसको आप एक लंबे ग्लास में डाल देंगे। ठीक है, बच्चे से पूछेंगे बेटा सबसे ज्यादा पानी किस में है, वो किस में बताएगा, इसमें है। अगर बच्चे ने ये बताया तो उसका जो संरक्षण का या कंजर्वेशन का जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, उसे नहीं पता है, उसे कंजर्वेशन नहीं आ रहा है, मतलब वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में नहीं है, वो किस में है, इसके पहले वाली स्टेज में, प्री उसमें है। ठीक है, और अगर वो समझ पा रहा है, वो अगर समझ पा रहा है कि हाँ ये लंबा ग्लास है इसलिए इसमें पानी ज्यादा है, तो मतलब उसे संरक्षण का जो पॉइंट है वो क्लियर है, वो समझ पा रहा है, तो ये किस स्टेज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक, इतना समझ में आया। सेकेंड है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी गुण। इसके पहले बच्चा इरिवर्सिबिलिटी में था। ठीक है, वो पलट नहीं पा रहा था किसी भी क्वेश्चन को। अब आप पूछेंगे कि इंडिया की कैपिटल, बताएगा न्यू दिल्ली। फिर पूछेंगे न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है, तुरंत बताएगा इंडिया। ठीक है, अब बच्चा पलटावी गुण समझ पा रहा है, 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि आपने बच्चे को दे दिया, कई सारे शेप दे दिए। ठीक है, ये है एंड ये ट्रायंगल है और ओवल हो गया, सर्कल, सारा कुछ। ठीक है, कई टाइप के शेप हैं, आपने बच्चे को दे दिया, वो क्या कर लेगा, अब क्लासीफाई कर लेगा। कैसे, ये सारा गोल गोल वाला एक पास रख देगा, ठीक है, ये सारा एक पास रख देगा,
ठीक, ये ट्रायंगल जितने भी हैं वो सारा एक पास रख देगा। तो बच्चा क्या कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन कर पा रहा है और अच्छे से कर पाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब शेप के अकॉर्डिंग कर पाएगा, ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग कर पाएगा, ठीक। तो वो चीज इस स्टेज में आ जाती है, क्लासिफिकेशन कर लेने लगता है। नेक्स्ट है सीरिएशन, मतलब श्रेणीगत। देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा श्रेणीगत मतलब छोटे से बड़ा, ऐसे ऐसे बच्चा लगा पाएगा। कितने भी आप चीजें दे दें सारा कुछ बच्चा लगा लेगा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ऐसे आपको अवरोही या आरोही क्रम जो नहीं बोलते हैं वो बच्चा कर लेता है, ठीक है। एक सीरियल में एक सीरीज में बच्चा लगा पाएगा, एक श्रेणी में लगा पाएगा। कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग्स दे दीजिए या फिर कोई शेप दे दीजिए आप, बच्चा उसको सीरिएशन कर पाता है, ठीक है, इस स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन होता है। बच्चे ने कोई इंसिडेंट देखा, सपोज दैट कोई बच्चा है, ठीक है, मार्केट जा रहा है, उसने एक एक्सीडेंट देख लिया, कैसे हुआ क्या हुआ उसने सारा कुछ देखा, घर आके वो सारा कुछ बता देगा आपको जो भी उसने देखा है, ठीक है। मूर्त चिंतन मतलब वो सोचेगा उस बारे में, ठीक है, उस इंसिडेंट के बारे में सारा कुछ आपको बता देगा, ठीक है, जो भी उसने मूर्त रूप से देखा हुआ है। ओके, तो ये चीज हो गई मूर्त चिंतन। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब इस एज में बच्चे को रूल टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू रूल सिखाया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग से। मतलब बच्चे को अगर आप एग्जाम्पल बता देते हैं पहले तो उसे अच्छे से समझ आ जाता है, आफ्टर दैट आप रूल बताएंगे, ठीक है। तो उसका जो विचार होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसे समझ पाता है, पहले आप उसे एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद में आप रूल बताएंगे तो वो अच्छे से समझ पाता है, ठीक। डिसेंटरिंग मतलब केंद्र से हटना। अब क्या करेगा, पहले बच्चे की वन वे थिंकिंग थी, ठीक है, इसके पहले वाले स्टेज में, बट अब क्या है डिसेंटरिंग। अब वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में कई तरह से सोच पा रहा है, ठीक है, उसको कई एस्पेक्ट देख पा रहा है कि आपने एक रूम दे दिया तो उसको वो चढ़ाई भी देखेगा, इसकी लंबाई भी देखेगा, इतनी है, आयतन कितना है, सारा कुछ देखता है एक चीज का, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक ही सेंटर में ही देखे या मेन चीज ही देखे, ऐसा नहीं होता है। इस स्टेज में डिसेंटरिंग भी होती है, ठीक है। एंड लास्ट है लॉजिकल। अब इस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा लॉजिक हो जा, मतलब अपना लॉजिक खुद का लगाने लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप भी है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं, कुछ ऐसे लॉजिक बच्चा लगा लेगा, बट इसके पहले स्टेज में नहीं लगा पा रहा था, ठीक है। बढ़े आगे, आई होप कि आपको ये स्टेज भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेज पे चलते हैं। देखिए लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इससे बोलेंगे अमूर्त, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संक्रियात्मक चरण, ठीक है, जो होती है 11 से 15 साल या फिर 11 टू एडोलसेंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें बच्चा क्या करता है, आप क्या करेंगे, कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है, उसने पहले एग्जाम्पल बताया, फिर वो रूल बता रही है, बच्चा तब भी समझेगा। बट अगर आप पहले रूल समझाते हैं फिर एग्जाम्पल समझाते हैं फिर भी समझेगा, ठीक। तो ये निगमनात्मक तर्क हो जाता है। इस एज में बच्चा निगमन प्रणाली से भी पढ़ने लग जाता है, खुद भी वो बना लेने लगता है कुछ रूल्स, ठीक है। तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक। जो लास्ट पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ। उसके ऊपर है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या करता है, खुद से कुछ रचनात्मक चिंतन हो जाता है, खुद से कुछ वो सोच सकता है, कुछ क्रिएट कर पाता है बच्चा, ठीक है। इस स्टेज में मतलब सबसे हाई थिंकिंग हो जाती है। इस स्टेज में खुद कुछ क्रिएट करने लग जाता है, बहुत कुछ सीखता है इसके पहले स्टेज में, बट इस स्टेज में मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में खुद से कुछ क्रिएट करता है, ठीक है। इसके ऊपर बढ़ेंगे हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। हाइपोथेटिकल में क्या है, वो खुद से हाइपोथेसिस बनाने लगता है कि जैसे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अब वो कहेगा शायद बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं, या फिर स्टडी मटेरियल मार्केट में अच्छा नहीं है, या फिर टीचर्स अच्छे नहीं हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो अपने हाइपोथेसिस देगा, हालांकि वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, ठीक। मतलब कल्पना करता है, काल्पनिक चिंतन हो जाता है उसका। आया समझ। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से सब तरफ को सोच लेना, ठीक है, सब तरफ को सोच लेना, ओके। डाइवर्जेंट थिंकिंग यही होती है, मतलब एक चीज के बारे में वो कई उसके एस्पेक्ट सोच लेता है,
कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो। सपोज दैट आप इसे एक पेपर दे रहे हैं, आप कहते हैं क्राफ्ट की क्लास में कि आप बेटा इसमें कुछ बनाइए। अब वो क्या करेगा कि उसे हैंगिंग भी बना देगा, बास्केट भी बना देगा, मतलब कई सारी चीजें उस पेपर से ही बना देगा। तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, मतलब अपना दिमाग कई तरफ को बच्चा चलाता है, ठीक, वो चीज हो गई डाइवर्जेंट, या फिर अपसारी चिंतन भी इसे बोलते हैं। एंड सबसे जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब है बच्चे के सामने जो चीज नहीं दिख रही है, ठीक है, जो उसे नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी वो अज्यूम कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है, उसे कुछ उसके बारे में सोच के अपने दिमाग में ही उसका फिगर बना के कुछ समझ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, ठीक है। उसके आंखों के सामने तो नहीं है, ठीक, बट वो उसके बारे में इमेजिन कर पा रहा है, आप ये कह सकते हैं, वही चीज हो गई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी नहीं होती है, ठीक है, हम उन्हें मूर्त रूप से दिखा के कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, वो दिखा के बच्चों को समझाते हैं। बट इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अमूर्त चिंतन हो जाती है बच्चे की, ठीक है, अमूर्त रूप से सोचने लगता है। तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं, डिडक्टिव मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इसलिए हम उन्हें कुछ ऐसे भी रूल्स भी बता सकते हैं, कुछ ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसे बता सकते हैं जो वो खुद से सोचें, खुद का अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। तो स्टेजेस तो हो गई सारी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है, जो कि होंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, सीटेट के क्वेश्चंस एंड केवीएस के, DSSB के क्वेश्चन प्लस टेट के कुछ मेन क्वेश्चन जो भी पियाजे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।